अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान। और आज कॉल इन डे है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे जो कॉल इन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ। 021-3233-0927 और 27 की जगह आप 28 और 29 भी डायल कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपने पहले कॉलर की जानिब, सैयद इसहाक बुखारी साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत आपको ईद मुबारक हो। आपको अल्लाह भी पाक सर। आपको खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सर, और आपको भी। एक बहुत अहम मसला आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ जी और ज़रा इसको बेतवज्जो दीजिएगा। इस वक्त हमारे मुल्क में गंदम का आटे का बहरान है। जी हेलो, जी जी जी, सुन रहे हैं सर। गंदम का आटे का बहरान है, लेकिन ये बहरान मसनूई है। जो हमारे मुल्तान में दाल फैक्ट्री है, जो लोग दाल बनाते हैं, उन्होंने गंदम को ग्राइंड करने के ग्रेडर लगाए हुए हैं। ठीक। और वहां पर वो दलिया तैयार करते हैं कैटल फीड के लिए, और उसको वो कैटल फीड में सप्लाई करते हैं। एक एक ग्राइंडर वाला जो है वो 30 टन डेली करता है। ठीक। 2 फैक्ट्रियां मेरी नजर में हैं जो 30-30 टन करती हैं, तो ये 60 टन बनता है। 60 टन के मतलब है कि 1500 मन। 1500 मन से मतलब है 3000 थैला। हेलो, जी जी, सुन रहे हैं सर। आप सुन रहे हैं ना? जी जी, सुन रहे हैं। ये तो एक फैक्ट्री का मैंने आपको गोशगुजार किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करें हमारी तरफ से कि कैटल फीड को जो दलिया और ये बना के ये पोल्ट्री फीड को दिया जाता है, इस पर पाबंदी आयद करे, दफा 44 का नफाज करे। ये सारा काम महकमा खुराक के एहलकारों को पता है, हो रहा है, लेकिन पकड़ने वाला देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसहाक साहब, मतलब हो सकता है कि मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, लेकिन आपसे एक सवाल है कि आप शायद ये कह रहे हैं कि जो गंदम है उसको जी जी पीस कर चारे की जगह जी बनाकर जी, बेच दिया जा कैटल रहा है। फीड के लिए दलिया जी, बनाया जाता है। लेकिन लेकिन सर वो उसमें उनका नुकसान नहीं है ज़्यादा? मतलब कैटल फीड की कीमत और गंदम की कीमत में काफ़ी फ़र्क नहीं है? बहुत फर्क है। कैटल फीड जो है महंगी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है लेकिन इसहाक उसमें साहब। महंग जी नहीं नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए ना। जी जी, सुना। महंगे सस्ते से हटकर बात एक ये है, एक जो है दाल फैक्ट्री वाला 30 टन का दलिया बना रहा है सही। और वो कैटल फीड को सप्लाई कर रहा है। अगर वही 30 टन जो है ग्राइंड करके आटा बनाया जाए तो 1500 थैला बनता है। जरा इस बात पे तवज्जो दीजिए। रेट की बात अलग है, लेकिन जो जिस चीज का एक मसनूई बहरान है, वो बहरान इसी तरीके से लाया जा रहा है। ये महकमा खुराक के इल्म में ही जो कुछ हो रहा है, लेकिन उनको रोकने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है इसहाक साहब, ये मतलब मेरे लिए ये नई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यकीनन हम इसको भी देखेंगे। और अगर ऐसा ही है जैसे आप बयान कर रहे हैं और यकीनन आप दुरुस्त ही बता रहे हैं, तो फिर इस पर इंशाल्लाह कोई काम करते हैं। वसत, आपको कुछ इल्म है इसके बारे में? नहीं, मुझे भी आपकी तरह पहली बार पता चला है। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो जानवरों के लिए दलिया है वो इंसानी इस्तेमाल के आटे से कैसे महंगा हो सकता है। इसलिए कि काम तो आदमी वही करेगा ना जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा जाहिर हो, है। और अगर वो महंगा है तो इसका मतलब है सप्लाई और डिमांड का मसला है। और कैटल फीड में दलिया फिर आज तो नहीं डल रहा होगा, वो तो फिर बहुत अरसे से, कई अशरों से डल रहा होगा। तो वहाँ फिर उससे पहले आज क्यों बहरान पैदा नहीं हुआ और अब क्यों बहरान पैदा हो गया, ये सारी बातें देखने की हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगले कॉलर हैं हमारे रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोनों को पहले तो एडवांस ईद मुबारक। आपको भी आपके सर। आज तीसरे साथ ईद नहीं है। ये है कि कोरोना से रिकवरी के बाद ईद है, तो बस अपने घर में ईद है कि ईद मनाएंगे। शुक्र। मैं बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा छोटे से। एक अल्लामा इकबाल का शेर है, उसकी थोड़ा सा रिप्लेस की है। उसके बाद कराची के हालात के ऊपर बात करूंगा कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूद और अयाज, महमूद को छींक आई फिर नजर नहीं आया अयाज। यही हाल पीपीपी, एमसीएम और पीपल पार्टी का, ये जो भी बारिशें हुई हैं तीनों पार्टी का, जिन्होंने कराची वालों के साथ यही किया। कोई एमएनए एमपी कोई नजर नहीं आया जिस तरह कराची में
कि बारिशों की वजह से तबाही हुई है। देखिए, बात करूंगा कराची वालों के साथ, हमेशा जमात इस्लामी को सपोर्ट किया उन्होंने, कराची वालों को कोई नहीं पूछा तना छोड़ दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को तो जिस तरह सपोर्ट किया गया, उन्होंने तो कराची वालों का बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई वाले हैं, उनको भी अच्छा खासा वोट यहाँ से मिला। पर इन तीनों पार्टी से जो आप लगा लीजिए 1970 से, जब भुट्टो के पहले जो इलेक्शन हुए, तो उस वक्त से आप देख लें, ये पार्टीज कराची वाले उनको वोट देते आए हैं। पर हमेशा वो कहें कि जी सफर कराची वालों ने ही किया है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जी हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम फिर भी उसी कॉल आपके कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा। तो कराची वालों को खुद सोचना चाहिए कि क्या। और आखिरी बात करूंगा, अली जरी साहब बड़ा खुश हो रहे थे, हार वार पहनाया गया। अगर उनके हल्के इंतखाब में ये डिफेंस व्यू है, बलोच कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी का जो एरिया है, वहाँ आप अभी भी चले जाएं तो वहाँ पे पानी वानी नहीं निकला। जो छोटे इलाके हैं डिफेंस व्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी और बलोच, वहाँ इतना बुरा हाल है। जो छोटे घर हैं 80-80 गज के जो घर बने हुए छोटे, उन लोगों के घरों में मच्छर मक्खियां, बुरा हाल हुआ है। तो बातें तो बड़ी करते हैं भाई, तुम अपने हल्के इंतखाब में जहाँ से तुम्हें एमएलए बनाए वहाँ चले जाएं। तो अगर इस पे बताएं कि हम कराची वाले कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे और बेवकूफ बनते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है हमारा जो सिस्टम है उसमें कि एमपीए एमएनए किसी भी पार्टी का हो, वो इंतज़ामिया का काम नहीं कर सकता। ये जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो दबाव डाल सकता है, और अगर उसका ज़्यादा असर है तो वो ज़्यादा दबाव डाल सकता है। लेकिन ये जो बुनियादी काम है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये टाउन प्लानर्स, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया के काम है। अच्छा, पाक कराची की इंतज़ामिया क्योंकि इतनी बिखरी हुई है, तो ये नहीं समझ आता कि ये काम किसका है। हमेशा एक महकमा दूसरे महकमा को टोपी पहना रहा होता है कि सर ये कचरा जो है ये क्योंकि 5 फुट इस तरफ है तो ये केएमसी का कचरा है, ये क्योंकि 5 फुट इस तरफ है तो ये डीएमसी का कचरा है। अच्छा, नालों से कचरा निकालना किसी और महकमे का काम है, सड़कों से कचरा उठाना किसी और महकमे का काम है। तो जब तक इस तरह का निज़ाम चलता रहेगा, कोई भी एमपीए आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। इस पर बहुत तफसीली शो की थी हमारी कॉलीग आरफा नूर ने, जिसमें बाकायदा अर्बन प्लानर्स भी थे। और मेरे ख्याल वसत आपने जब मैं नहीं था तो मारवी मज़हर के साथ भी इसी मौजू पर बात की थी। तो क्या कुछ उसमें से नतीजा निकला था? देखिए, नतीजा तो वही निकल रहा है जो हम अपनी पैदाइश के वक्त से निकाल रहे हैं कि इस शहर में 4-5 कौन-कौन से मोटे-मोटे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे निकालने से मसले हल नहीं हो रहे हैं। जिन्हें मसले हल करने हैं वो ढिठाई जो है, उनकी पॉलिसी ढिठाई है, और वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में ज़्यादा जो है सहूलत महसूस करते हैं, बजाय इसके कि कराची का कीचड़ साफ करें। ऐसा ही है। अच्छा, अगले कॉलर हैं हमारे मुईज़ अहमद साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुईज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा एक ईद का तोहफा मिल चुका है। जी हाँ, पेट्रोल प्राइसेस में। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। अच्छा, अभी मेरे पास आमीन जी। दो सजेशंस हैं। एक के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन फॉर फ्यूचर वी कैन यूज़ इट। वो ये है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमारे पास पैंडेमिक की सिचुएशन थी, बकरीद वाज कमिंग अप, तो हम दुबई या गल्फ वाला मॉडल यूज़ कर सकते थे एटलीस्ट अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो कि हमारा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा ये हैं, जहाँ पे हम कोई 30 और 50 और डेजिग्नेटेड एरियाज़ बना देते जहाँ पे हमने कैटल्स रखने थे कंट्रोल्ड एरिया में। उसमें फैसिलिटेट करते, जो हमारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे बेचने के लिए, उनको फैसिलिटेशन के लिए जगह मिलती है। आपको बहुत अरसे से पता था कि बकरीद तक बात जाएगी, यू शुड हैव डन इट। और आपने शहर में जितने कस्साब थे उन सबको ऑन बोर्ड ला के उनको वहाँ बिठा के देयर एंड देन उनकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते कि ये जो 50 ऑड हमारे सेंटर्स हैं, यहाँ पे इतने कसाब यहाँ पे होंगे, इतने कसाब यहाँ पे, इतने कसाब यहाँ पे। तो उसके बाद ये होगा कि जो लोग भी कैटल खरीदने आ रहे हैं वो खरीद के टैग होके और उसके बाद कुर्बानी का टैग भी लेके वापस आ जाए, रादर देन ब्रिंगिंग दोज एनिमल्स टू देयर होम, वो वहीं पे रहें। उसके बाद जब कुर्बानी का वक्त आया तो कुर्बानी के वक्त पे आपका टोकन मिला हुआ है, आप वहाँ जाएं, वहीं कुर्बानी करवाएं। आपको ये जो फुजलात को संभालने का मसला है वो भी वहीं रिजॉल्व होगा। आप इन फैसिलिटीज़ के लिए कसाब को जो पैसे हो रहे हैं प्राइस कंट्रोल भी आप कर सकेंगे।
कसाब के पास भी पैसा जा रहा होगा, वहाँ से आप रेवेन्यू कंट्रोल भी कर सकेंगे। जो खालों के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भत्ते चल रहे होते हैं वो मसला आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो और आप शहर साफ रखेंगे, और क्योंकि आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर रहे होंगे तो आप ये पेंडेमिक को फैलाने में, जो कि अभी नज़र आ रहा है, अभी इस वक्त आप किसी भी मवेशी मंडी में जाएं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे, सब जो है ना वो लोगों के पे छोड़ दिया गया है, कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। मोई साहब, सही मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि कुछ हद तक ऑन पेपर, और मैं दोबारा ये कहूँगा ऑन पेपर तकरीबन ऐसा ही है। अगर जैसे कल ही मैं ये खबर देख रहा था कि कराची में ना कोई 500 जोन्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि सर प्लीज़ आप अपने गली में जानवर ना काटें, पहले ही बारिश हो रही है, कचरे की नहरों के साथ खून की नहरें भी बहने लगेंगी। इस्लामाबाद में भी 144 लगाया गया है कि शहर के हदूद में आप ये नहीं कर सकते। अगेन मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ ऑन पेपर है। लाहौर का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पेशावर में भी और KP में भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही हैं। लेकिन एज दे से प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। तो हमें नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपने CSS का एग्ज़ाम दिया होता और आप कहीं के DC होते तो शायद ये हमारे लिए बहुत बेहतर होता, क्योंकि आइडिया आपका बड़ा अच्छा है। जी अच्छा, अगले कॉलर हैं हमारे वसीम नवाज साहब कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है आपकी इदारों से। मेरा ये सवाल है कि मतलब कुछ इस तरह के जर्नलिस्ट हैं, कुछ चैनल्स में, कुछ जो जमहूरियत के सपोर्ट में इतने ज़्यादा नहीं लगते, उनकी बातों से लगता है कि वो मतलब माशाल्लाह इन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो किसी एक सियासी तंजीम को निशाना कर रहे होते हैं और प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कुछ एक सियासी तंजीम को। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इस तरह के जर्नलिस्ट एंकर्स ये कहाँ से आते हैं? इस तरह से लगता है इनको किसी ने मुसलत कर दिया है चैनल पे ज़बरदस्ती। तो हमें इस तरह से, हम आम आवाम को इस तरह से फील हो रहा होता है कि मतलब, तो आप लोग भी, मतलब आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ मैं दिल से, बहुत ऐसे एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो इस तरह के जो एंकर्स और जर्नलिस्ट हैं, तो इनको आप निशानदेही क्यों नहीं करते थोड़ा बहुत आवाम को, ताकि आगाही भी हो? और ये आते क्या कहाँ से हैं, मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आता, और ये मेरे जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आते कहाँ से और कैसे हैं। नहीं नवाज साहब, देखें आप खुद अगर निशानदेही की है ना आपने, तो हम कौन होते हैं किसी की निशानदेही करने वाले? जब आवाम को हल्का मत लें जी, आवाम सब समझती है। और जहाँ तक कि कौन किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, देखिए हर एक बंदे की एक अपनी राय होती है। कभी कभी वो राय मुसल्लत की जाती है, कभी कभी वो व्हाट्सएप पर भी उनकी राय आ जाती है, लेकिन कोई शायद जेन्युइनली एक चीज़ बिलीव भी करते हैं, और अगर वो करते हैं तो मैं कौन हूँ उनको कहने वाला कि आप सही हैं या आप गलत हैं। हम एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं अहमद फराज साहब दुबई से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं सर थोड़ी तवज्जो दिलाना था। कोरोना जो है वो तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, लेकिन जो कुछ 2-3 और वायरसेस हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा खास तौर पे वसतुल्लाह खान साहब की तवज्जो दिलाना इस तरह। पहला तो सर जो कोई उसकी भी कोई इलाज होना चाहिए। एक तो जो बेईमानी का वायरस है वो हमें कोई उसकी भी वैक्सीन निकलनी चाहिए, और भले नीम हकीम ही सही, लेकिन अब खान साहब से तो हमने बड़ी उम्मीदें रखी हैं। और दूसरा जो इनकॉम्पिटेंस का वायरस है वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और शायद उसकी वजह ये है कि जो तालीम जो बिक रही है और जिसके हम एड्स देखते हैं, शायद ये वजह है इसकी कि उस पर बहुत मक्खियाँ बैठती हैं मेरे ख्याल में। और एक और वायरस जो है सर, जो आबादी का वायरस है, उसकी भी कोई फवाद चौधरी साहब ने वेंटिलेटर्स बना दिए, तो इसके लिए भी कुछ बनाए, शायद उनकी तवज्जो दिलानी चाहिए इस तरह। और फिर पोल्यूशन का जो वायरस है सर, और ख़ास तौर पे प्लास्टिक बैग जो मेरी ज़मीन को खा रहे हैं, बेशक कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि ये तो डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं, और ये ना हो कि ना हमारी फसलें हो, ना हमारे कोई पौधे हो गए बाद में,
और एक और आखिरी जो ये 5 हो गए सर। हाँ जी, हाँ ये लास्ट है। ओके ठीक है। जो ये हमारी हाउसिंग स्कीम का वायरस है सर, ये भी किस चीज़ का? हम तो हाउसिंग स्कीम्स जो बना, हाउसिंग स्कीम्स का वायरस, यार खतरनाक बात हो करती है। कि हाँ हम K2 पे भी कोई हाउसिंग स्कीम बना दें विद एन एरियल व्यू ऑफ माउंटेन क्लाइंबर्स। व्हाई नॉट। तो तो ये तो सर ऐसा ही है जैसे कम से कम वहाँ पे आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो होगा। ये तो बात सही है सर। तो कहीं ऐसा ना हो कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो हम तो देख रहे हैं खान साहब की तरफ। और मैं जब छोटा था सर तो एक प्रोग्राम आता था, देखदा जाना रहे जमुरा। तो बस जमुरा देख रहा है सर और डुगडुगी बज रही है, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी डुगडुगी बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वसत साहब 5 वायरसेस हैं और आपकी तरफ इनका इशारा था, तो आप बताएं इनका कोई हल है आपके पास, कोई वैक्सीन शैक्सीन? यानी आपका ख्याल है कि छठा वायरस मैं मैंने कब ऐसी बात की है यार? अब आप मतलब मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। चले छोड़ दें, मैं अगले कॉलर की जानिब चलता हूँ फिर। ठीक है। मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी हैं कराची से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो 2 चीज़ों को मैंने एड्रेस करना था आपसे। एक तो जो ये अभी हम जो एक ये प्रॉब्लम हुई आफ्टर रेन, जो सारा जो ये जो नाले थे ये ओवरफ्लो के जो रेसिडेंशियल एरियाज में आए, आप लोग शायद तसव्वुर नहीं कर सकते अगर आप लोगों ने वो सीन देखे हों जो तबाही हुई है लोगों के घरों में। टीवी पे तो कुछ भी नहीं आया है, वो 10% है। जी। मुझे कहना ये था, मैं पहले भी आप लोगों से इस सिलसिले में बात कर चुका हूँ, किसी ने भी, मैं देख रहा हूँ किसी चैनल में जितने एक्सपर्ट्स आके बैठते हैं और वो बात करते हैं कि जी ये सोल्यूशन है। आज वो मुराद अली शाह कह रहा था कि जी वो जो है इलीगल जो घर बने उसके से एक इशू है। आप बिलीव करें ये आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये जो हर साल 1 बिलियन का फंड अलोकेट होता है जो सब खा जाते हैं, सिर्फ प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगा दें। आप लोग जाके सर्वे करें, जितने ये नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये चोक हुआ है प्लास्टिक बैग्स की वजह से। प्लास्टिक बैग्स की वजह से जो पानी का फ्लो है, जब ड्रेन होती है वो क्लियर ही नहीं होता है और वो सारा ओवरफ्लो होके रेसिडेंशियल एरिया में वो तबाही फेर देता है। तो काइंडली इसको एज ए रिलीजन समझ के, रिलीजियसली इसको कैंपेन चलाएं कि ये प्लास्टिक बैग पे पाबंदी लगे। मैंने खुद लगाई है पर्सनली, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने मतलब दिल की बात की है। और बदकिस्मती से पता है कि मुझे याद है, मेरे ख्याल वसत करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पिछले साल नवंबर में कम से कम अगर मैं कराची की बात करूँ तो ये बैन हो गए थे। और इतनी दफ़ा मेरे ख्याल उससे साल पहले भी बैन हुए थे, उससे साल पहले भी बैन हुए थे, इतनी दफ़ा बैन हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं भी जाएं तो आपको हमेशा हर जगह प्लास्टिक बैग ही मिलेंगे। और इनफैक्ट जो अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे, कुछ साल पहले मुंबई में जो कंप्लीट अर्बन फ्लडिंग आई थी और कराची उसके सामने कुछ नहीं था, जो कराची मुंबई में हुआ था, उसकी भी 90% जो वजह थी वही प्लास्टिक बैग्स थे। लेकिन आप फिक्र ना करें, पेपर पर प्लास्टिक बैन है। एक वक्फा ले लेते हैं। खटरक जान साहब है नौशेरा से। जनाब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम। मैं खटक जान बात कर रहा हूँ नौशेरा से। जी जी। अच्छा, ऐसे है कि आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है, मैं इसको कंटिन्यूसली देखता हूँ और हमें लगता है कि शायद जो सुरंग है उसके एंड में ये एक लाइट हमें नजर आती है। लेकिन कल आपका प्रोग्राम देख के बहुत मायूसी हुई हमें। अच्छा। हेलो जी। वो ये है कि देखें, चमन में इतना बड़ा वाकया हो गया था और आपने उसको शायद 1 ही मिनट दिया और बाकी सारा प्रोग्राम इस्लामाबाद के जो जू के वाइल्ड लाइफ पे आपने पूरा प्रोग्राम कर दिया, जिससे हमें बहुत मायूसी हुई कि शायद हम लोगों का खून जो है वो शुतुरमुर्ग से भी शायद सस्ता है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कल आपके प्रोग्राम को देख के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारे पुश्तूनों बलोचों का आप लोग ही ख्याल रखते हैं। तो वो अगर आपने भी छोड़ दिया हमें तो फिर आगे क्या होगा?
वैसे ही हमारे साथ बुरा हालत हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। जी मैं इसका जवाब देता हूँ खटक जान साहब, जवाब मैं देता हूँ कि जिस वक्त ये वाकया हुआ है उसके बाद जब हमने प्रोग्राम किया है तो सिर्फ उतनी ही खबर आई थी हमारे पास जितनी हमने नशर की। उसकी तफसील फिर आहिस्ता आहिस्ता रात को और फिर अगले दिन आनी शुरू हुई। तो अगर हमें ज़्यादा तफसील मिल जाती तो हम और ज़्यादा तफसील देते। हमारे पास उतनी ही तफसील आई थी। आप चाहें तो बाकी जो चैनल्स हैं उनसे कंपेयर करके देख लीजिए उन्होंने कितनी कवरेज की और हमने कितनी कवरेज की। और देखिए दूसरी बात है खटक साहब, बिल्कुल जैसे वसत साहब अभी बोल रहे हैं, जितनी हमारे पास उस वक्त इंफॉर्मेशन आई है हम उस पर ही बात कर सकते हैं। अब ये आपको बात अच्छी लगे या आपको बात बुरी लगे उसके बारे में बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सकते। और बिल्कुल, और अगर आप आज के भी जितने शोज़ हैं आप चाहे वो सारे देख लें, आप कल के सारे शोज़ देख लें और आप सिर्फ मुझे गिन कर बता दें कि जिक्र भी किसने किया था, तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। अगले कॉलर हैं हमारे खान मोहम्मद साहब सेवन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को मेरा सलाम जी। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। आपका मसला हल हुआ अभी तक वो या नहीं? नहीं सर, हमें 25 से 26 दिन हो गए, हम डरने पे बैठे हैं, कुछ भी नहीं। सर आपने कल प्रोग्राम किया था जू पे, कोई एक जू तो आपने उससे तो प्रोग्राम किया, लेकिन ये सेवन शरीफ दूसरा जू है सर। जो उधर जानवरों के साथ हो रहा है वो इधर हमारे साथ हो रहा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है वो आपका है जो मैं कॉल करके मसला अपना बयान करता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि शायद हमारी बात बिल्कुल भी उनके कानों तक शायद नहीं पहुँच गई। वो हमारा मसला सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। सर मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, इधर से तकरीबन 40 से 50 हज़ार खानदान हैं सर जिनका ये मसला है। शायद ये मसला यहाँ शहबाज कलंदर का नहीं, पूरे सिंध का भी है। जितने भी मज़ारात हैं उनकी रोजी रोटी इनसे जुड़ी हुई है। मैं चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि अगले हफ्ते आप मौका दें, मेरे साथ एक प्रोग्राम करें, 10 मिनट का ही कर दें, 5 मिनट का ही कर दें, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश आप पूरी कर दें प्लीज़। आपसे यही गुजारिश करनी थी, हमें कोई। ठीक है खान मोहम्मद साहब, जो वहाँ के हमारे जो नुमाइंदे हैं पहले से हम उनसे बात करते हैं और थोड़ी सी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सूबाई गवर्नमेंट है उससे भी बात करते हैं और थोड़ा सा पता करते हैं कि इनके क्या इरादे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सब कुछ खुल ही रहा है, तो यकीनन ये भी एक जेन्युइन इशू है और इस पर हम नज़र डालेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जी अगले कॉलर हमारे इम्तियाज़ हुसैन कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी जानिब से आप सबको, तमाम दोस्तों यारों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। बस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात मुतल्लिका इदारों से करना है कि यारो एक दफ़ा तो कुछ ऐसा काम ईद उल अज़हा में करो कि पूरा शहर साफ सुथरा दिखाई दे, बीमारी ना फैले, आलाइशें ना हो। एक दफ़ा ये करके दिखा दो ताकि लोगों का मान रह जाए। हाईली रिक्वेस्ट है कराची की और पाकिस्तान की आम शहरियों की, तो इस पे जरा अमल करें तो बड़ी मेहरबानी होगी ताकि हम सब आपको दिली मुबारक भी पेश कर सकें। इम्तियाज साहब शहरियों से रिक्वेस्ट है कि एक दफा तो आप गली में की बजाय खुले मैदानों में कुर्बानी करके दिखा दें, और जो ओजड़ियां और आलाइशें हैं वो बीच सड़क पे मेन रोड पे ना फेंके, उसे साइड में लगाएं। कम से कम एक दफा तो ये करके दिखा दें। वेलकम बैक। हम अगले कॉलर हैं नवीद उल हक साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। जी हेलो जी हेलो, एडवांस ईद मुबारक सर। अच्छा ईद मुबारक सर। बिल्कुल। अच्छा सर, आज मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है और ये हमारी सिंध गवर्नमेंट की नाहली कह लीजिए आप। नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है हैदरी। अभी रात के टाइम में अपनी बेटी के साथ जा रहा था तो गटर पूरे भरे हुए थे और सामने से उसकी डॉग आ गया और वो हम पे भोगा। हम भागे और बाइक बुरी तरह स्लिप हुई और हम ठीक ठाक इंजर्ड हो गए। समझ में नहीं आता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं सर।
इससे मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई जो कनाडा में होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे कनाडा में कि किसी का कुत्ता अगर हमारा पैंट का बॉटम भी पकड़ ले तो हम उसको शू कर दें। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अजीब अजीब सी कंडीशन है। आप हैदरी के जरा हाल तो आके देखिए सर, करोड़ों रुपए के वहाँ पे मकान है और ऐसा लग रहा है कि अर्मी टाउन से भी बदतर हालत हुई है। इतना बुरा हाल है सर वहाँ पर। हॉस्पिटल्स का भी आपको हाल पता है। वहाँ अभी मैं जाने का सोच रहा हूँ, उधर की SOPs कैसे फॉलो होंगी मुझे भी नहीं पता, क्या उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं। पेंडेमिक की वजह से अल्लाह रहम करे। खुदारा हमारी सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जितना हो सके उतना तो करे, कम से कम स्ट्रीट डॉग्स को तो हटाएं। ये कितने खतरनाक एक्सीडेंट्स मैं ऑलरेडी मैं पहले भी देख चुका हूँ रोडों के ऊपर, आपने भी शायद देखे होंगे कि कैसे बाइक वाले के पीछे पड़ते हैं, लेडीज भी साथ में होती है और एक्सीडेंट्स होते हैं और बड़े मेजर एक्सीडेंट होते हैं। मैं भी मेजर एक्सीडेंट से बचा हूँ। आगे एक बहुत बड़ा ब्लॉक पड़ रहा था जिससे मेरा सर लगता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उससे बच गया, कि मेरे बाइक का हैंडल सामने आ गया था, उसमें से मैं पत्थर तक ही नहीं पहुँच पाया। सर यहाँ किसी को सुनवाई नहीं है और ये कहते हैं कि हम मदीने रियासत बनाएंगे। वहाँ पर तो अगर सर कुत्ता भी मरने का होता तो उसका जवाब उमर को देना था। जी नवीद साहब, बस ये मतलब मुख्तलिफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव्स तो हम हमेशा देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, स्टेरिलाइजेशन की, एक्सटर्मिनेशन की भी, लेकिन मसला हल होने को नज़र नहीं आता। एक और कॉल हम ले सकते हैं, मोहम्मद अशरफ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर बशरफ निगाह जनाब वसतुल्लाह साहब और जनाब खोड़ो साहब, परवरदिगार आपको और आपकी टीम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन साहब को भी। अच्छा, ये पूरा पाकिस्तान जो है तब्दीली पे रो रहा है। इन बेवकूफ़ों को क्या इमरान खान ने बोला था कि मैं पेट्रोल 50 रुपए कर दूंगा, मैं चीनी 30 रुपए कर दूंगा, मैं आलू 10 रुपए कर दूंगा, मैं पेट्रोल इतना कर दूंगा। ये तो इमरान खान ने बोला नहीं, तब्दीली का बोला है। तब्दीली बेहतरीन आ गई है। पेट्रोल ऊपर जा रहा है, चीनी ऊपर जा रही है, सब चीज ऊपर जा रही है, समझे ना। कोई माइका लाल ये 70 साल के अंदर ये काम किसी ने किया है जो इसने किया है? और इन्होंने कहा था और अशरफ साहब आपकी बात समझ आ गई है। बदकिस्मती से प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इजाज़त दीजिए जी, खुदा।